प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पर्णरंध्रों की गति के बारे में पढ़ेंगे। पर्णरंध्रों की गति से अभिप्राय है कि पर्णरंध्र किस प्रकार खुलते अथवा बंद होते हैं, खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। आप लोगों को ज्ञात है कि पर्णरंध्र जो हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में खुलते हैं और अंधकार में बंद हो जाते हैं। तो उसके किस प्रकार से ऐसे होता है, इसके संबंध में मुख्य रूप से दो सिद्धांत प्रचलित है। एक परिकल्पना है, एक सिद्धांत है। अपने पाठ्य पुस्तक में एक स्टीवर्ट की परिकल्पना और बताई हुई है, एक्स्ट्रा 3 बताई गई है। तो मुख्य रूप से 2 है, उन 2 पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहली जो परिकल्पना है, सिद्धांत ने अगर परिकल्पना ये, वह है शर्करा स्टार्च परिवर्तन परिकल्पना। शर्करा स्टार्च परिवर्तन परिकल्पना। इस परिकल्पना के प्रतिपादक हैं सेहरे ने ये प्रतिपादन किया। वैज्ञानिक इस बात पर एक मत थे कि दिन के समय पर्णरंध्रों की द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब गौण कोशिकाओं की तुलना में उच्च हो जाता है, जिसके कारण से निकटवर्ती जो गौण कोशिकाएं हैं उनसे जल जो है वो द्वार कोशिका में प्रवेश कर जाता है। यानी जल का अंतः परासरण होता है द्वार कोशिका में, जिससे द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है, रंध्र खुल जाते हैं। तो दिन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब गौण कोशिका से बढ़ जाता है, और रात्रि में ऐसे क्या परिवर्तन होते हैं कि इसका परासरण दाब कम हो जाता है गौण कोशिकाओं से। हम जानते हैं जल निम्न परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की ओर जाता है, तो रात्रि में द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब निम्न हो जाता है गौण कोशिका से, इसलिए जल गौण कोशिका में चला जाता है, द्वार कोशिका स्लथ हो जाती है, रंध्र बंद हो जाते हैं। तो उसको समझाने के लिए सेहरे ने ये परिकल्पना दी, यानी इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं था। देखते हैं कि क्या है ये परिकल्पना। प्रकाश के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है उसको ये मैं दर्शा रहा हूँ इस आरेख के द्वारा। प्रकाश में रंध्र जब शुरू में सूर्य उदय होता है तब रंध्र बंद रहते हैं। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ कर देते हैं। कौन? द्वार कोशिका। आपको पता है द्वार कोशिका में हरितलवक होता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है, इसलिए द्वार कोशिका और उसके आसपास के वातावरण में CO2 में कमी हो जाती है। CO2 में कमी हो जाती है तो आपको पता है CO2 एक लुईस अम्ल है, अम्लीय प्रकृति है। अम्ल की मात्रा कम हुई तो pH बढ़ जाता है। सेहरे ने बताया कि सामान्यतः द्वार कोशिका का pH 5 होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में बढ़कर 5 से 7 हो जाता है। उच्च pH पर जो पादप कोशिका का संचित भोजन स्टार्च होता है, तो द्वार कोशिका में भी संचित भोजन स्टार्च है, वो शर्करा में परिवर्तन हो जाता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और शर्करा हम लोग बोलते हैं मोनो और ओलिगोसेकेराइड्स को। पॉलीसेकेराइड जल में अविलेय होते हैं, घुलनशील नहीं होते, जबकि शुगर यानी शर्करा जो है वो जल में घुलनशील है, मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स। तो अघुलनशील स्टार्च जब घुलनशील शर्करा में बदल जाती है तो कोशिका द्रव्य की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, विलेय की मात्रा बढ़ गई, इसलिए कोशिका द्रव्य की सांद्रता बढ़ गई। विलेय की मात्रा बढ़ने के कारण से द्वार कोशिका के परासरण दाब में भी वृद्धि हो गई। परासरण दाब में वृद्धि हो गई किसकी तुलना में? गौण कोशिका की तुलना में। तो गौण कोशिका से जल द्वार कोशिका में अंतः परासरित हो जाता है। अंतः परासरण हुआ तो द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आ गई, और द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आ गई तो रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र खुल गए। ठीक है। अब अंधकार में क्या होगा? दिन भर ऐसे होगा जैसे ही सूर्यास्त होगा, अंधकार में जो परिवर्तन होंगे उनको देखते हैं। ये ठीक विपरीत क्रम में होंगे। प्रकाश संश्लेषण बंद हुआ तो CO2 में वृद्धि हो गई,
CO2 में वृद्धि तो pH 7 से घटकर पुनः 5 में हो गया। तो और जो घुलनशील शर्करा थी वो अघुलनशील स्टार्च में बदल गया। अघुलनशील स्टार्च होने के कारण से कोशिका द्रव्य में विलेय की मात्रा कम हो गई, तो सांद्रता में कमी हो गई। कोशिका द्रव्य की सांद्रता में कमी के कारण परासरण दाब में कमी, परासरण दाब में कमी तो जल का बहिःपरासरण हो गया। जल के बहिःपरासरण से द्वार कोशिका स्लथ हो गई और स्लथ होने के कारण से रंध्र बंद हो गए। ये सिद्धांत वर्तमान में ये सिद्धांत मान्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि उच्च पीएच और निम्न पीएच पर स्टार्च शर्करा में अंतः परिवर्तन होता है, इसलिए मान्य सिद्धांत नहीं है। जो मान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत, वो लेविट द्वारा प्रतिपादित है, लेविट द्वारा, जिसका नाम है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण मत या सिद्धांत। ये सिद्धांत है, वो परिकल्पना थी। लेविट ने ये सिद्धांत दिया, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत या मत। अब इस सिद्धांत के अनुसार देखो क्या है, लगभग बातें तो वैसी है जो सेहरे वाली है, लेकिन कुछ परिवर्तन हुए। ये एक द्वार रंध्र को हम लोग चित्र के द्वारा अंदर देखते हैं, क्या क्या परिवर्तन होगा। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में वही वैसे ही प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हुआ। प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हुआ तो CO2 का उपभोग हुआ, CO2 में कमी हो गई। कम CO2 में सेहरे ने बताया था कि स्टार्च का परिवर्तन होता है शर्करा में, मोनोसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स में, जबकि लेविट ने जब ये खोजने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि प्रकाश की उपस्थिति में मेलिक अम्ल बनता है। तो स्टार्च का मेलिक अम्ल में परिवर्तन, मेलिक अम्ल वियोजित हो जाता है मेलेट व हाइड्रोजन आयनों में, ठीक है, में वियोजन हुआ, अम्ल है तो अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब ये जो मेलेट प्लस H प्लस है, तो ये H प्लस आयन जो है वो द्वार कोशिका से गौण कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। गौण कोशिका से द्वार कोशिका से गौण कोशिका में चले गए। सिर्फ H प्लस आयन, मेलेट वहीं रह गया, मेलेट ऋणायन है, ये धनायन बाहर चला गया। आवेश असंतुलन हो गया, द्वार कोशिका में धनावेशों की कमी हो गई और गौण कोशिकाओं में धनावेशों की अधिकता हो गई। इस आवेश संतुलन को करने के लिए गौण कोशिका से उतनी ही संख्या में K प्लस आयन सक्रिय परिवहन द्वारा गौण कोशिका से द्वार कोशिका में प्रवेश करते हैं। गौण कोशिका से द्वार कोशिका में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो द्वार कोशिका में अब मेलेट प्लस पोटेशियम हो गया, मेलेट प्लस पोटेशियम हुआ तो ये बन गया पोटेशियम मेलेट। पोटेशियम मेलेट एक आयनिक यौगिक हो गया, ध्रुवीय हो गया। ध्रुवीय यौगिक होने के कारण से ये कोशिका द्रव्य में जो जल है उसमें घुलनशील होता है। तो ये घुलनशील जो स्टार्च जो था वो अविलेय था, मेलिक अम्ल भी अविलेय था, तो घुलनशील है तो कोशिका द्रव्य की सांद्रता में वृद्धि हो गई। कोशिका द्रव्य की सांद्रता में वृद्धि हो गई तो परासरण दाब में वृद्धि हो गई, किसकी तुलना में, गौण कोशिका की तुलना में। तो इससे क्या होगा, जल का अंतः परासरण होगा, गौण कोशिका से जल द्वार कोशिका में प्रवेश कर जाता है, जिससे द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है। द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है तो रंध्र खुल जाते हैं, ये रंध्र खुल गए, ठीक है। अब अंधकार में देखते हैं क्या होगा। अंधकार में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई, जिससे CO2 की सांद्रता में वृद्धि हुई। अब यहाँ एक परिवर्तन है, CO2 की सांद्रता में वृद्धि के कारण से ABA का सक्रियण हुआ। ABA का फुल फॉर्म है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक वृद्धि नियामक पदार्थ है, पादप वृद्धि हार्मोन कह सकते हैं, और ये वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है, तो उसका सक्रियण हुआ। ABA क्या करता है कि द्वार कोशिका की पारगम्यता में परिवर्तन कर देता है। आपको पता ही है कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है, उसकी पारगम्यता परिवर्तित कर देती है। अभी तक कोशिका झिल्ली पोटेशियम आयनों को अंदर अभिगमन के लिए पारगम्य थी और H प्लस के लिए बाहर जाने के लिए पारगम्य थी।
अब विपरीत हो गई पारगम्यता, विपरीत हो गई तो उसके कारण से पोटेशियम मेलेट जो है पहले वियोजित होंगे मेलेट और के प्लस में। मेलेट और के प्लस का जो के प्लस है यानी पोटेशियम आयन है वो गौण कोशिकाओं में चले जाएंगे और गौण कोशिका से उतनी ही संख्या में H प्लस पुनः कहाँ गए, द्वार कोशिका में दिख रहे हैं आपको। तो मेलेट और H प्लस मिलकर बना दिया मेलिक अम्ल, ये बन गए मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल जल में अविलय है, जल में अविलय है तो जो द्वार कोशिका के कोशिका द्रव्य की सांद्रता में कमी हो जाएगी, सांद्रता में कमी तो परासरण दाब में भी कमी हो गई, तो कोशिका द्रव्य सांद्रता में कमी, ओपी में कमी। अब इसके कारण से जल का बहिपरासरण होगा, तो जो द्वार कोशिका के अंदर जो जल था वो बहिपराश्रित होकर गौण कोशिका में चला जाता है। इसके कारण से द्वार कोशिका स्लथ अवस्था में हो जाएगी और स्लथ अवस्था में होते ही रंध्र बंद हो जाएंगे, ये रंध्र बंद हो गए। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत प्रचलित हैं और सर्वमान्य सिद्धांत हैं। अब एक स्टीवर्ट की परिकल्पना और बताई गई है। ये पूरी पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, इसलिए एक दिन आपको वीडियो भी नहीं भेज पाया, और आपको अब दिखाते हैं कि स्टीवर्ट की परिकल्पना में क्या अंतर है। हम लोग देखते हैं, ये देखिए दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो है स्टीवर्ट्स हाइपोथेसिस, है ना। स्टीवर्ट ने क्या किया कि सेरे का जो सिद्धांत था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके बताया। उसने कहा कि उच्च पीएच पर जो स्टार्च है सीधा एक ग्लूकोज में नहीं बदलता है, बल्कि पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है और फिर उसके बाद में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में ज़्यादा घुलनशील है। ठीक है, लिखा है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में ज़्यादा घुलनशील है। इसके कारण से कि द्वार कोशिकाओं की जो सांद्रता है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इसके कारण से परासरण दाब ज़्यादा उच्च हो जाता है गौण कोशिकाओं की तुलना में। इसका भी कोई लिखित में प्रमाण उपलब्ध, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है, ये एक्टिव पोटेशियम आयन थियोरी आपको मैंने बताई दिया। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में एक आरेख के द्वारा दिखाया गया, मैंने आपको पीपीटी के द्वारा दिखाया है, नोट्स में आपको चित्र के द्वारा बताया गया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ कि दिन के समय, इन डे टाइम दिन के समय क्या हुआ कि मेलिक अम्ल बनता है। मेलिक अम्ल डिसोसिएट होता है, मतलब वियोजन हो जाता है मेलेट और H प्लस में। उसके बाद में H प्लस बाहर चले जाते हैं गौण कोशिकाओं में और K प्लस अंदर आ जाते हैं। K प्लस अंदर आते हैं तो पोटेशियम मेलेट मिलता है। पोटेशियम मेलेट आपको बताया कि एक ध्रुवीय हो गया यौगिक, इसके कारण ये घुलनशील है तो इसलिए कोशिका द्रव्य की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और उसके कारण जल का अंतः परासरण होता है और द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है ना। स्टोमेटा ओपन नाइट टाइम, तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण घट जाता है, रुक जाता है। ठीक है, फिर एक्टिवेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रकार CO2 की उपस्थिति में एब्सिसिक अम्ल का सक्रियण होता है। एग्जिट ऑफ K प्लस आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स, गार्ड सेल से K प्लस आयन बाहर चले जाते हैं, उतनी संख्या में H प्लस अंदर आते हैं। पुनः मेलिक अम्ल बना जो जल में अविलय है तो घट जाता है परासरण दाब घट जाता है द्वार कोशिका का, जिससे जल का बहिपरासरण होता है, द्वार कोशिका स्लथ हो जाती है, रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये पूरा आपको फिर से समराइज़ करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।